तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यूनिट नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग। और आज आपका फर्स्ट लेक्चर है कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग का, जहां पर हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। और ये जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी है। तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा कंटेंट मिल जाता है, चाहे आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आए, चाहे आपको 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप इजीली कर सकते हो। हर यूनिवर्सिटी में अपने अपने क्वेश्चन पैटर्न होते हैं। आरजीपीवी में 15 मार्क्स का आता है, आरयूएचएस में 10 मार्क्स का, और शायद 7 मार्क्स का भी कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्सेशन होता क्या है, उसका पूरा इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ उसका पूरा क्लासिफिकेशन और उसकी एप्लीकेशन कि कॉम्प्लेक्सेशन जब होता है, कॉम्प्लेक्सेशन जब बनता है, तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर लेंदी होगा पर आपको पूरा याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, जो आपकी यूनिट नंबर 4 है, वहां पर आपको मेनली कॉम्प्लेक्सेशन और प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में पढ़ना है। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्सेशन को डिटेल स्टडी करेंगे और जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेशन का सीधा सा मतलब है कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्सेशन। बनने को क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्सेशन। और किसका बनना? कॉम्प्लेक्स का बनना। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स को हमें यहाँ पे बनाना है। अब हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सेशन से मतलब कॉम्प्लेक्स के बनने से हमें क्या क्या बेनिफिट है, हमें क्या क्या फायदा है, और कॉम्प्लेक्स जो है बनता कैसे है। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखने वाले हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बनता कैसे है। हमें लेक्चर में क्या देखना है? हमें लेक्चर में देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे पहली बात वो बनता कैसे है, और दूसरी बात उसकी फायदे क्या है, उसके बेनिफिट, उसकी एप्लीकेशन क्या है। उसके बाद हमें देखना है कि कॉम्प्लेक्स के कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूं कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन से कि कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है। तो कॉम्प्लेक्स बनने के लिए सबसे इजी स्टेप मैं आपको बताता हूं। आपको लेना है एक मेटल, और वो मेटल जो है आपको सेंटर में प्लेस करना है। दैट्स वाई हम इसे बोलेंगे सेंटर मेटल एटम, क्योंकि इसे हमने कहाँ पे प्लेस करना है? सेंटर में, बीचों बीच रखना है। तो हम इसे बोलेंगे सेंटर मेटल। अब इसके चारों तरफ आपको लिगेंड लगा देने हैं, इस तरह से एरो करके आपको लिखना है लिगेंड। अब ये लिगेंड होता क्या है? लिगेंड एक्चुअल में नॉन मेटल होता है। क्या होता है? लिगेंड जो होता है वो नॉन मेटल होता है। मतलब कहीं ना कहीं मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होने वाली है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बनता कैसा है? सबसे सिंपल सा जवाब मैं अगर आपको दूं कि कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मेटल होना चाहिए, एक सेंटर में मेटल होना चाहिए, और उसको लिगेंड आके अटैक करने चाहिए। यहाँ पर लिगेंड होने चाहिए, और ये लिगेंड जो है अटैक करते हैं मेटल पर, इस तरह से सभी जगह से। अब ये लिगेंड एक भी हो सकता है, ये लिगेंड कई सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला मन में सवाल ये आता है कि सर ये लिगेंड क्या होते हैं। हमें ये तो समझ में आ गया कि लिगेंड जो है मेटल पर अटैक करते हैं, पर लिगेंड होते क्या है और अटैक करने से आपका क्या मतलब है? सबसे पहली बात, जो लिगेंड होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, और इन नॉन मेटल्स के पास लॉन पेयर होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि जो लिगेंड होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, और इन लॉन मेटल्स के पास लॉन पेयर होता है।
और ये लोन पेयर जो है मेटल को डोनेट करने जाते हैं। क्लियर है आप सभी को? तो सबसे सीधी सी बात है कि कॉम्प्लेक्सेशन होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्सेशन होने के लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले तो एक मेटल एटम जरूरी है और उसकी तरफ लिगेंड जरूरी है। लिगेंड का अटैक होना जरूरी है। लिगेंड के अटैक होने से मतलब है कि जो लिगेंड होता है वो अपना लॉन पेयर इसको डोनेट करता है मेटल को। तो मेटल को तभी डोनेट कर पाएगा जब मेटल में खाली जगह होगी। तो ध्यान रखना, जो सेंटर मेटल एटम होता है उसमें हमेशा एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। वैकेंट का मतलब खाली, और ऑर्बिटल तो आप सभी जानते हैं। तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है मेटल में। जो मेटल बीचों बीच रखा है उसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है और ये लिगेंड क्या करता है, उसमें अपना लॉन पेयर दे देता है। तो लिगेंड के अटैक होने से हमारा क्या मतलब है कि लिगेंड अपना लॉन पेयर दे रहा है मेटल को और उस मेटल में खाली जगह होनी चाहिए, तभी तो वो दे पाएगा। और लिगेंड कौन होता है? लिगेंड होता है नॉन मेटल। क्लियर है आपको ये? सो यहां पर इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्सेशन है, इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना है। सभी को क्लियर है ये बात? ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो बीच में मेटल होता है उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। यहाँ पर जो मेटल है उसके पास एक खाली जगह है और इस खाली जगह में लोन पेयर आते हैं। और लोन पेयर कौन देता है? वो देता है लिगेंड। और लिगेंड एक्चुअल में होता क्या है? नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि लिगेंड जो है नॉन मेटल होता है और ये नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर रखता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है मेटल के पास जाते हैं, मेटल के खाली ऑर्बिटल में जाके फिल हो जाते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है, चलिए अब आगे की कहानी समझते हैं। हमें यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि जो सेंट्रल मेटल है उसके पास लिगेंड आते हैं और लिगेंड अपना लॉन पेयर लेकर आते हैं। पर क्या लिगेंड के पास एक ही लॉन पेयर होगा क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमें ये तो पता है कि लिगेंड जो है लॉन पेयर देंगे, इस मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में वो लॉन पेयर जाएंगे। ठीक है, पर क्या लिगेंड के पास सिर्फ एक ही लॉन पेयर होता है क्या? तो मैं लिगेंड को पूछता हूं कि भैया क्या सीन है आपका, क्या आपके पास एक ही लोन पेयर होता है या आप कई सारे लोन पेयर रख सकते हो? तो लिगेंड बोलता है कि मैं कई तरह से यहाँ पर अवेलेबल हूं। लिगेंड क्या बोलता है मेरे को? लिगेंड बोलता है कि मैं कई तरह से अवेलेबल होता हूं, जैसे कि मैं मोनोडेंटेड भी होता हूं, मैं बायडेंटेड भी होता हूं, या फिर मैं पोलीडेंटेड भी होता हूं। मैंने उससे पूछा कि ठीक है लेजेंड भैया, मैंने आपसे इतना सा पूछा था कि आपके पास लोन पेयर एक होते हैं या नहीं होते, आप वो बता दो। तो लिगेंड बोलता है कि अगर मेरे पास सिर्फ एक ही लोन पेयर होगा तो वो कंडीशन कहलाएगी मोनो। मोनो का मतलब एक सिंगल लोन पेयर, मोनो का मतलब एक। और अगर मेरे पास दो लोन पेयर होंगे, इस तरह से दो लोन पेयर होंगे, तो वो कहलाएगा बायडेंटेड। और अगर मेरे पास दो लोन पेयर से ज्यादा होंगे तो उसे हम कहेंगे पॉलीडेंटेड। दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, जैसे तीन लोन पेयर हो गए, ठीक है, तो भी पोली। चार हो गए इस तरह से, तो भी पोली। तो मतलब दो से ज्यादा हो गए तो पॉलीडेंटेड। तो मैंने कहा लिगेंड भैया, मुझे समझ में आ गया कि अगर लिगेंड के पास एक लोन पेयर है तो वो मोनोडेंटेड कहलाता है, अगर लिगेंड के पास दो लोन पेयर है तो वो बाइडेंटेड कहलाता है, अगर लिगेंड के पास दो से ज्यादा लोन पेयर है तो वो पॉलीडेंटेड कहलाता है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि अगर एक लोन पेयर होगा तो मोनो, दो होगा तो बाई और दो से ज्यादा होंगे तो पोली। पर आप ये समझाइए मुझे कि एग्जाम्पल क्या है इसके। तो चलो मोनोडेंटेड का देखते हैं। ये NH2 है और ये NH2 एक लिगेंड है। क्योंकि लिगेंड के ऊपर क्या होने चाहिए? लॉन पेयर होने चाहिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर होते हैं और एक ही लॉन पेयर होता है। तो NH2 कैसा हो गया? मोनोडेंटेड लिगेंड। क्योंकि मोनो का मतलब हमने क्या बताया था कि ऐसे लिगेंड जिसके ऊपर सिर्फ एक ही लॉन पेयर है तो उसे हम बोलेंगे मोनोडेंटेड। तो NH2 इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड।
अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं इथाइलिन डायमीन का। तो हमने मोनोडेंटेट का तो एग्जांपल देख लिया, अब हम देखने वाले हैं बाइडेंटेट का एग्जांपल। बाइडेंटेट में होता क्या है, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखेगी CH2 CH2 और यहाँ पर आपको दिखेगा NH2 NH2। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर होता है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर है। अब इस स्ट्रक्चर में मैं देखूं तो यहाँ पर दो लोन पेयर मुझे दिखेंगे, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो जब कभी भी मेटल को अगर हम डोनेट करेंगे, सपोज दिस इज द मेटल, अगर इस मेटल को हम लोन पेयर डोनेट करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर दो लोन पेयर डोनेट होंगे। और अगर यहाँ पर दो लोन पेयर हैं और दो लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं तो इस तरह के लिगेंड को हम बोलेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर में दो लोन पेयर है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, जब मैंने बनाया CH2 CH2 और यहाँ पर मैंने लगाया NH2 NH2, तो इसका नाम होता है इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो कार्बन है। डायमीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक अमीन ग्रुप ये और दूसरा अमीन ग्रुप ये, तो इथाइलिन डायमीन। ओके, और यहां पर दोनों नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, एक एक लॉन पेयर, तो दोनों मिला के दो लॉन पेयर हो गए। तो एक ही स्ट्रक्चर में दो लॉन पेयर हैं, तो इसको हम बोलेंगे बाइडेंटेड। कैसा लिगेंड हुआ ये, बाइडेंटेड लिगेंड हुआ क्योंकि यहां पर दो लोन पेयर है। तो हमेशा याद रखना, इथाइलिन डायमीन इज द एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। और उससे पहले हमने देखा था नॉर्मल NH2, वो एग्जांपल होता है मोनोडेंटेड लिगेंड का, क्योंकि वहां पर एक ही लोन पेयर था तो वो मोनोडेंटेड। यहां पर एक ही स्ट्रक्चर में दो लोन पेयर है तो ये बाइडेंटेड हो गया। अब देखिए, ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये वाला एग्जांपल आप देखिए, इसका नाम है EDT है, इथाइलिन डायमीन। अब जो भी है टेट्रा एसीटेट, उसका मैं एग्जांपल आपको देखने वाला हूं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको काफी सारे लोन पेयर दिख रहे हैं, पर जो लोन पेयर अवेलेबल होते हैं वही लोन पेयर डोनेट होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, हमें दिख रहा है तो वो डोनेट कर देगा। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये डोनेट नहीं करेगा। तो जहां पर नेगेटिव चार्ज है वो डोनेट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। अब बचे कितने, यहां पर बचे आपको 1 2 3 4 डोनेट करने वाले। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के ऊपर भी है तो 5 और 6, तो यहाँ पर 6 जने डोनेट करने वाले हैं। एक ही स्ट्रक्चर में 6 जने डोनेट करेंगे तो इसको हम बोलेंगे हेक्साडेंटेड, या फिर आप बोल सकते हो पॉलीडेंटेड, क्योंकि हमने क्या बोला था, दो से ज्यादा पोली में आ जाते हैं। तो यहां पर तो 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो इसे हम बोलेंगे पॉलीडेंटेड। ठीक है, या फिर 6 को एक स्पेशल नाम हम दे सकते हैं जिसका नाम है हेक्सा, क्योंकि 6 के लिए हम लगाते हैं हेक्सा। तो ये हो गया हेक्साडेंटेड लिगेंड। क्लियर है आपको। तो ये EDTA का एग्जाम्पल है जो कि एक पॉलीडेंटेड है, या फिर आप बोल सकते हो हेक्साडेंटेड लिगेंड है। तो हमने देखा कि मेटल और लिगेंड के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पे जो मेटल है वो सेंट्रली प्लेस होता है और यहाँ पर लिगेंड आके अटैक करता है। ठीक है, ये लिगेंड एक्चुअल में है क्या, ये लिगेंड एक्चुअल में नॉन मेटल है जिसके पास लोन पेयर होते हैं। लिगेंड के पास लोन पेयर होते हैं और ये लोन पेयर जो है मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में जाके अपना काम करते हैं। ये मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब खाली ऑर्बिटल। तो खाली ऑर्बिटल है तो उसको भरना पड़ेगा, और उसको भरने के लिए आते हैं लिगेंड, और लिगेंड जो है नॉन मेटल होते हैं। तो यहाँ पर मेटल और लिगेंड के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है। तो हम क्या बोलेंगे कि मेटल और लिगेंड जो है आपस में जुड़ते हैं। लिगेंड के पास लोन पेयर होता है, मेटल के पास खाली जगह होती है। ये लोन पेयर जो है मेटल में चले जाते हैं, मेटल के खाली ऑर्बिटल में चले जाते हैं और बनता है यहाँ पर MLC, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। क्लियर है आप सभी को।
फिर हमने देखा कि लिगेंड कितने तरह के हो सकते हैं, तो हमने बोला ये मोनोडेंटेड भी हो सकते हैं, ये बाइडेंटेड भी हो सकते हैं, ये पॉलीडेंटेड भी हो सकते हैं। और पॉलीडेंटेड में हमने देखा ईडीटीए, और ईडीटीए जो है एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? हेक्साडेंटेड। ओके, चलिए, तो यहां तक आप सभी को क्लियर है। हमने देखा कि लिगेंड होते कैसे, जैसे आपको यहाँ पे लिखा है पोली, पोली का मतलब दो से ज्यादा डोनर साइड। जैसे हमने देखा ईडीटीए जहाँ पे 6 डोनर साइड थी, तो वहां पे हमने बोल दिया हेक्साडेंटेड। जहां पर 6 डोनर साइड वो हेक्साडेंटेड, जहां पर 2 वो बाई, जहां पर एक ही डोनर साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही डोनेट करने वाला है, ये नाइट्रोजन ही डोनेट करेगा, हाइड्रोजन नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है और सिर्फ एक ही डोनेट करने वाला है, दैट्स वाई इट इज मोनो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइडेंटेड के केस में, यहाँ पर वही एग्जांपल है इथाइलिन डायमीन, यहाँ पर एक ये भी डोनेट कर सकता है, एक ये भी डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पर 2 डोनेटिंग साइड है, दैट्स वाई इट इज बाइडेंटेड। और वैसे ही मैंने आपको ईडीटीए का बताया, कर लेंगे आप, काफी सिंपल है। तो कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है? मेटल और लिगेंड के बीच में कॉम्प्लेक्स बनना। मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, लिगेंड के पास लोन पेयर होते हैं, लिगेंड को हम नॉन मेटल भी कहते हैं, और लिगेंड के पास कई तरह से लोन पेयर हो सकते हैं। अगर एक लोन पेयर हुआ, एक ही डोनर एटम हुआ, तो उसे हम बोलेंगे क्या? मोनोडेंटेड। अगर 2 डोनर एटम हुए, मतलब 2 लोन पेयर देने वाले एटम हुए, तो उसे हम बोलेंगे बाई, और 2 से ज्यादा हुए तो हम उसे बोलेंगे पोली, जिसमें हमने एग्जांपल देखा ईडीटीए का। चलिए, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्सेशन होता क्या है और कॉम्प्लेक्सेशन कैसे बनता है। अब हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स बनने से क्या क्या फायदा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स बनने से फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। तो देखो, कॉम्प्लेक्सेशन से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि हमने देखा कि अगर इन दोनों को जोड़ दे हम, मेटल और लिगेंड को, तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये कॉम्प्लेक्स जो है काफी ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला फायदा तो यही है कि अगर आपके पास कोई लिक्विड है तो उसको एक आप सॉलिड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई लिक्विड फॉर्म आपके पास है तो उस फॉर्म को आप कॉम्प्लेक्सेशन के थ्रू एक सॉलिड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, एक सॉलिड कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्सेशन का सबसे बढ़िया फायदा है कि कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है आपके पास, तो उसको कॉम्प्लेक्सेशन की मदद से एक सॉलिड कॉम्प्लेक्स आप बना सकते हो, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। और यहाँ पर लिक्विड जैसे ही सॉलिड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर सॉलिड कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो है ज्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने कम स्टेबल से, लिक्विड फॉर्म से ज्यादा स्टेबल सॉलिड कॉम्प्लेक्स बना दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला फायदा तो ये हो गया हमें कि फिजिकल स्टेट। ओके, सेकंड इज सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक नॉर्मल स्टेट होती है सॉलिड की, और एक होती है कॉम्प्लेक्स वाली। तो सीधी सी बात है, जहां पर भी कॉम्प्लेक्सेशन दिख जाए तो आपको बोलना है एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी स्टेबिलिटी काफी अच्छी होगी। तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे लिखा है, ये क्या करता है? एनहांस कर देता है। एनहांस करने का मतलब होता है बढ़ा देता है। जो हमारी ड्रग्स होती है, सॉलिड ड्रग्स, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ सॉलिड ड्रग्स हैं, ओके, और ये सॉलिड ड्रग्स स्टेबल कम है, तो इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मैंने इन सॉलिड ड्रग का कॉम्प्लेक्सेशन करवा दिया। तो यहां पर क्या होगा, ये जो सॉलिड ड्रग थी, ये सॉलिड ड्रग का अब बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स जो होता है हार्ड टू ब्रेक, काफी अच्छा होता है, ब्रेक करने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर सिंपल सा है, जो हमारे पास ड्रग थी, जो हमारे पास सॉलिड ड्रग थी, उनमें हमने करा दिया कॉम्प्लेक्सेशन, और वो बन चुकी है अब सॉलिड ड्रग का कॉम्प्लेक्स, जो कि ज्यादा स्टेबल है। इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, ये काफी स्टेबल है। तो कॉम्प्लेक्सेशन के हमने फायदे देखे। कॉम्प्लेक्सेशन का सबसे पहला फायदा है कि फिजिकल स्टेट, अगर आपके पास कोई ड्रग लिक्विड नेचर में है या फिर वो अनस्टेबल है, तो उस लिक्विड नेचर को आप सॉलिड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर उसका कॉम्प्लेक्स बन गया तो वो स्टेबिलिटी में
अच्छी हो जाएगी। तो कॉम्प्लेक्सेशन से हमने स्टेबिलिटी सुधारी और साथ ही साथ फिजिकल स्टेट को ही चेंज कर दिया। कोई लिक्विड फॉर्मेट में था तो उसको हमने सॉलिड कॉम्प्लेक्स बना दिया, लिक्विड से सॉलिड। सेकंड है आपका सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी। सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेशन प्रोसेस एनहांस सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। जो कॉम्प्लेक्सेशन की प्रोसेस होती है वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंटीडोट फॉर मेटल पॉइजनिंग। एक बात बताइए, अगर आपको जहर खाने का मन होता है कभी, वैसे किसी को नहीं होता, वो तो मुझे भी पता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने पॉइजन ले लिया तो फिर मेरा काम होता है आपको बचाना। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपको कुछ ऐसी ड्रग दूंगा, वो ड्रग आपके बॉडी में जाके इस पॉइजन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगी। और जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स बना तो यहाँ पे फायदा पता है आपको क्या होगा, ये पॉइजन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका बन चुका है कॉम्प्लेक्स और ये आपके यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। जैसे पॉइजन किसी पर्सन ने लिया, ठीक है, तो वो पॉइजन को हमें बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देना, क्योंकि बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर बॉडी की हालत खराब। तो बॉडी में एब्जॉर्प्शन से रोकना है। तो अब इस पॉइजन को रोके कैसे? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ड्रग्स ऐसी देते हैं जो कि इस पॉइजन के साथ जाकर कॉम्प्लेक्स बना ले। और अगर कॉम्प्लेक्सेशन हो गया तो यहाँ पर एक अच्छा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो फिर ये पॉइजन जो है बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना चुकी है। तो पॉइजन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लो और फिर वो कॉम्प्लेक्स जो है यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है, या फिर आपके बॉडी सेक्रेशन के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेशन का ये फायदा भी है कि कॉम्प्लेक्सेशन की मदद से हम मेटल पॉइजनिंग की एंटीडोट कर सकते हैं। मेटल पॉइजनिंग जैसे कोई मेटल होते हैं लाइक मरकरी, एंटीमनी, इनकी पॉइजनिंग से हम बच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। तो कॉम्प्लेक्सेशन के कई सारे फायदे हैं। फिजिकल स्टेट चेंज कर लो, सॉलिड की स्टेबिलिटी बढ़ा लो, एंटीडोट फॉर मेटल पॉइजनिंग। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। कई सारे कॉम्प्लेक्सेशन की जो प्रोसेस होती है वो सॉल्युबिलिटी को भी बढ़ाती है, ड्रग की सॉल्युबिलिटी को भी वो एनहांस करती है, बढ़ा देती है। जैसे कैफीन जो ड्रग होती है वो एनहांस कर देती है पाबा की सॉल्युबिलिटी। ठीक है। अब ये कैफीन यहाँ पर कैसे काम आ रहा है, कैफीन यहाँ पर एज ए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट काम आ रहा है। ये कॉम्प्लेक्सेशन करा रहा है, ये कॉम्प्लेक्सेशन करवाने में हेल्प करता है। तो इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स एक्टिंग एजेंट, कॉम्प्लेक्सिंग बोल लो आप। ठीक है। ये क्या करता है, ये एनहांस कर देता है पाबा की सॉल्युबिलिटी को। पाबा होता है पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। तो जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तब आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री मिलेगी, वहां पर आपको डिटेल में पढ़ना है पाबा के बारे में। अभी इतना सा याद रख लो कि कैफीन क्या करता है, कैफीन एनहांस कर देता है पाबा की सॉल्युबिलिटी को। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन। एक बात बताइए, अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो डिसोल्यूशन ज्यादा। जैसे मैं एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूं, ये पानी है, पानी में, वाटर में अगर आपने शुगर ऐड कर दी, आपने यहां पर शुगर ऐड कर दी, तो शुगर ऐड करने से क्या होगा, ये शुगर जो है इसमें डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। तो डिसॉल्व तभी होगी ना जब इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी। तो सॉल्युबिलिटी अच्छी तो घुलना अच्छा। तो यहां पर वही लिखा है कि अगर सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है तो डिसोल्यूशन अच्छा होता है, डिसोल्यूशन अच्छा होता है तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। देखो मैं आपको बताता हूं, अच्छे से समझाता हूं। अगर सॉल्युबिलिटी अच्छी, ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई ड्रग ली, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, जिससे आप यहाँ पे खड़े हो, आपने कोई ड्रग ली। अब ड्रग की क्या होनी चाहिए, सॉल्युबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा ड्रग सॉल्युबल होगी उतनी ही ज्यादा वो डिसॉल्व होगी हमारी बॉडी में। ठीक है। तो जितनी ज्यादा ड्रग सॉल्युबल होगी उतनी ही ज्यादा वो डिसॉल्व होगी, और जितनी ही ज्यादा वो डिसॉल्व होगी उतना ही ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा हमारी बॉडी में, उतनी ही ज्यादा वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगी हमारी बॉडी में। और जितनी ज्यादा अच्छे से हमारी बॉडी में वो ड्रग एब्जॉर्ब होगी उसका उतना ही अच्छा एक्शन आएगा, वो उतना ही अच्छा एक्शन शो करेगी, उसका एक्शन उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है। तो यहां पे मैंने कैसे बोला, ड्रग की सोल्यूबिलिटी ज्यादा मतलब ड्रग अच्छे से घुल रही है,
ड्रग अच्छे से घुलेगी तो हम उसको बोलते हैं डिसॉल्व। तो ड्रग की सोल्युबिलिटी ज्यादा तो डिसोल्यूशन ज्यादा, डिसॉल्व ज्यादा। और जितना ज्यादा घुलेगी मिलेगी उतना ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, उसका एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा। और जितना ज्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगी उतना ही ज्यादा आपको अच्छा एक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्शन। जैसे आपको सिर दर्द हो रहा है तो आपने डिस्प्रिन की गोली ली, तो जितना ज्यादा वो सोल्यूबल होगी उतना ज्यादा वो घुलेगी। जितना ज्यादा डिस्प्रिन की जो टेबलेट है वो घुलेगी आपकी बॉडी में उतना अच्छे से वो एब्जॉर्ब होगी। और जितना अच्छे से वो एब्जॉर्ब होगी उतनी ही जल्दी आपका सर दर्द सही होगा, मतलब उतना ही जल्दी आपका एक्शन होगा। तो यहाँ पर ये सब कॉम्प्लेक्सेशन की मदद से होता है। जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतना ही अच्छा डिसोल्यूशन होगा, जितना अच्छा डिसोल्यूशन होगा उतनी ही अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी ड्रग की। और जितना अच्छा ड्रग एब्जॉर्ब होगा उसका उतना ही अच्छा एक्शन आएगा। और एक्शन को यहाँ पे लिखते हैं बायो अवेबिलिटी। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि कॉम्प्लेक्सेशन हमारी कितनी मदद करता है और कॉम्प्लेक्सेशन होता क्या है। अब आपका मेन टॉपिक है कॉम्प्लेक्सेशन के क्लासिफिकेशन। तो आप चाहते हैं तो ब्रेक ले लीजिए, आधे घंटे बाद मूड फ्रेश करके आइए और फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अब जो टॉपिक है वो और भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सारा इंट्रोडक्शन तो आपको कॉम्प्लेक्सेशन में लिखना है। अब आराम से आप लिख दोगे, मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दिया। वो सारा इंट्रोडक्शन आपको लिखना है कॉम्प्लेक्सेशन होता क्या है उसमें, क्योंकि ये आपका बड़ा क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। तो यहाँ पर तीन तरह से क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है मेटल कॉम्प्लेक्स, दूसरा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, तीसरा है इंक्लूजन कंपाउंड। सबसे पहला मेटल कॉम्प्लेक्स, दूसरा ओएमसी। गाली नहीं देनी किसी को, प्यार से बोलना है ओएमसी इधर आ। ठीक है, तो ओएमसी से आपको याद रखना है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर आपको दे रखा है ओएमसी मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस, याद हो गया। नेक्स्ट है आपका इंक्लूजन कंपाउंड, आईसी। ठीक है, ओएमसी मैंने बोला तो आपने क्या बोला, आईसी। मैं देख रहा हूँ सर आपको, आप गाली दे रहे हो। मैंने कहा मैं गाली नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। तो आप क्या बोल रहे हो, आईसी। अच्छा हाँ ठीक है, मैंने देखा। आईसी का मतलब होता है इंक्लूजन कंपाउंड। तो आपको याद रखना है मेटल कॉम्प्लेक्स, ओएमसी, आईसी। ओएमसी का मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, आईसी का मतलब इंक्लूजन कंपाउंड। अब यहाँ पे जो मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक टाइप, किलेट क्या होता है, ओलेफिन टाइप क्या होता है, एरोमेटिक टाइप क्या होता है। ये सब दो दो लाइन के हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस, जहां पर आपको देखना है कैफीन का कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है ड्रग के साथ। सेकंड इज पॉलीमर, थर्ड इज पिक्रिक एसिड एंड फोर्थ इज क्वीन हाइड्रोन टाइप। उसके बाद जो आपको इंक्लूजन कंपाउंड दे रखा है वहां पर आपको दे रखे हैं चैनल, लेयर, क्लेथरेट, मोनो। अब ये सारे नाम आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप इनको पढ़ोगे वैसे वैसे आपको याद होते जाएंगे। आपको ऊपर के नाम याद रखने हैं, लाइक ओएमसी, आईसी एंड मेटल कॉम्प्लेक्स। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटल कॉम्प्लेक्स में दे रखे हैं चार, इनऑर्गेनिक, किलेट, ओलेफिन, एरोमेटिक। एक गाना है, जब भी कोई लड़की देखे मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले ओले, ऐसा। तो मेरा एक फ्रेंड है वो गा रहा था और उसके पापा सडनली सामने आ गए। तो पापा पूछते बेटा क्या होता है देखे तो। वो बोलता है कुछ नहीं पापा। तो वो ऐसे याद रख लेना, ओले ओले ओले। तो ओलेफिन, किलेट्स तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, इनऑर्गेनिक आपको पता ही है, एरोमेटिक आपने पढ़ी है, एरोमेटिक रिंग आपने पढ़ी होगी ना, बेंजीन की रिंग, दिस इज एरोमेटिक रिंग। तो हो गया ना याद, काफी इजी है, इनऑर्गेनिक, किलेट, ओलेफिन, एरोमेटिक। तो चलो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला आपका है मेटल कॉम्प्लेक्सेस, वहां पर फर्स्ट है इनऑर्गेनिक टाइप, फिर आप देखेंगे सेकंड किलेट, ओलेफिन, एरोमेटिक। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट को, इनऑर्गेनिक टाइप को। तो इनऑर्गेनिक में क्या होता है देखो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बीच में होता है सेंट्रल मेटल। मैंने आपको बोला था कि अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो एक मेटल होना चाहिए, कई सारे लिगेंड उस पर अटैक करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे लिगेंड यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कई सारे लिगेंड यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। पर आपने एक बात नोटिस करी, यहाँ पर बॉन्ड अलग अलग है। जो यहाँ पर क्लोरीन है, इनमें जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। और जो यहाँ पर वाटर है, ये जो बॉन्ड बनाते हैं
ये वाटर के मॉलिक्यूल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर दो तरह से बॉन्डिंग हो रही है, जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, जो क्लोरीन है वो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सभी जिसके पास लोन पेयर हैं वो सभी जो है यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट स्पेस है, तो वहां पर खाली जगह है, तो सभी अपना अपना लोन पेयर वहां पर डोनेट करेंगे। और इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स है जो कि ट्रांसफॉर्म में है। अब ट्रांसफॉर्म क्या होती है, अपोजिट फॉर्म। एक तो होता है सिस फॉर्म, देखिए जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर CH3 और इधर CH3, ये दोनों एक ही साइड पे हो गई तो सिस। और एक स्ट्रक्चर और मैं बनाता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक इस तरफ CH3 और एक इस तरफ CH3। अगर ये दोनों इस तरह से अपोजिट में हो गई तो ये हो गई ट्रांस, तो ये स्ट्रक्चर जो है ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। अब यहां पर आपको कई बार पूछा जाता है कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी बता दीजिए, सेकेंडरी वैलेंसी बता दीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर बता दीजिए। ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखेंगे, दे देंगे आई मीन इस तरह से, और आपको पूछेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी बताइए, सेकेंडरी वैलेंसी बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो कैसे निकाले, सीधी सी बात है, मैं काफी सीधा सा आपको एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर आपको प्राइमरी वैलेंसी का पता लगाना है आयनिक बॉन्ड से। अगर आपको इस तरह से सीधे सीधे बॉन्ड दे रखे हैं तो हमें ये समझना है कि ये आयनिक बॉन्ड है, और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड दो ही हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है, सीधा सा अगर मैं मतलब बताऊं, तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है आयनिक बॉन्ड। और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड कितने हैं, दो हैं। तो इस एग्जाम्पल से रिलेटेड मैंने यहाँ पर दो लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल में देखते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, क्योंकि मैंने आपको बोला कि वाटर की जो मॉलिक्यूल है उन्होंने बनाया हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 है तो सेकेंडरी वैलेंसी भी 4 होगी, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी को हम कैसे देखते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देखते हैं। और हमने देखा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 है, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी भी 4 है। तो प्राइमरी वैलेंसी को हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड से, सेकेंडरी वैलेंसी को हम देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है सारे ऐड कर दो जितने भी इस मेटल से अटैच है। ये जो बीच में मेटल है इससे जितने भी अटैच है उन सब की काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस एग्जाम्पल से रिलेटेड मैंने यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जितने भी अटैच है उस मेटल से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम बाइंडिंग टू द सेंट्रल एटम। वो जो बीच में एटम प्रेजेंट है निकल, वो बीच में प्रेजेंट है, उससे जितने भी अटैचमेंट है उन सबको काउंटिंग कर लो, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबको काउंटिंग कर लो तो कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर सेकेंडरी वैलेंसी बतानी हो तो सेकेंडरी वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने हैं, और प्राइमरी वैलेंसी होता है आयनिक बॉन्ड कितने बने हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब आयनिक बॉन्ड, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है टोटल बॉन्ड कितने बने। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको मैं बताता हूं किलेट्स क्या होता है। तो देखो किलेट्स एक रिंग होती है, एक तरह से एक रिंग फॉर्मेशन होती है इस तरह से। और जहां भी किलेशन होता है वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आपको ये तो मैंने बोल दिया रिंग फॉर्मेशन होती है, पर कहां पर होती है, किस कंडीशन में होती है, क्यों होती है, वो ध्यान से सुनो। हमें इतना तो पता है कि किलेट का मतलब होता है एक रिंग फॉर्मेशन। अब ये किलेट का फॉर्मेशन, इस रिंग का फॉर्मेशन तभी होगा जब आपके पास कोई बाइडेंटेड लिगेंड होगा। या तो बाय हो या ट्राई हो या टेट्रा हो, दो से ज्यादा को तो हम पोली बोल देते हैं ना, तो मैं इसको ओवरऑल पोली बोल देता हूं। मतलब रिंग का फॉर्मेशन जब ही होगा जब मिनिमम से मिनिमम बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, और मैक्सिमम कितने ही ले आओ। मतलब मोनो वाले केस में रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, जो मोनोडेंटेड का केस होता है उस केस में रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता। तो आपको सबसे पहले लिखना है किलेट का मतलब होता है रिंग का फॉर्मेशन, और ये किलेट कब बनता है, जब लिगेंड
मोनोडेंटेड नहीं होता, बाई होना चाहिए, ट्राई होना चाहिए, टेट्रा होना चाहिए, या फिर आप बोल दो पोली होना चाहिए, क्योंकि ट्राई टेट्रा पेंटा सभी को मिला के पोली बोलते हैं। तो हमें ये क्लियर हो गया कि किलेट के फॉर्मेशन के लिए, रिंग के फॉर्मेशन के लिए कम से कम बाइडेंटेड लिगेंड तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब बाइडेंटेड लिगेंड को हम कैसे पहचानेंगे? हमने बोला था कि बाइडेंटेड लिगेंड में दो डोनर साइड होती है। आप यहां पे देख सकते हो 1 2। क्या इस स्ट्रक्चर में दो डोनर साइड है? हाँ जी, दो डोनर साइड है, एक ये रही, एक ये रही। ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है बाइडेंटेड में। इसका नाम होता है इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो कार्बन है, मैथ एथ, इथाइलिन, और दो अमीन है तो डायमीन। तो इथाइलिन डायमीन की जो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर दो डोनर साइड है, एक ये रही और एक ये रही। और अगर यहाँ पर दो डोनर साइड है, मतलब यहाँ पर ये जो मेटल है, इसको दोनों NH2 जो है लोन पेयर देंगे। ठीक है, क्योंकि मेटल में क्या है? खाली जगह, और अगर खाली जगह है मेटल में तो वहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जा सकते हैं। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के पास जाएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं एक क्लोज रिंग बन चुकी है। ये जो है बंद हो चुकी है, एक रिंग बन चुकी है। अब यहाँ पर अंदर इस तरह से रिंग का फॉर्मेशन होता है। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर इस तरह से रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं अंदर रिंग का फॉर्मेशन हो गया। तो कभी भी किलेशन आ जाए तो सबसे पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए किलेशन की, कि किलेशन का मतलब होता है रिंग का फॉर्मेशन, रिंग का फॉर्मेशन। और किलेशन वही होता है जहां पर बाइडेंटेड लिगेंड तो चाहिए। बाइडेंटेड से शुरुआत होनी चाहिए, मोनोडेंटेड का कुछ भी नहीं है, मोनोडेंटेड होना ही नहीं चाहिए। मोनोडेंटेड लिगेंड होगा तो किलेशन नहीं होगा, और किलेशन होने के लिए बाइडेंटेड तो चाहिए ही चाहिए। और किलेशन होने से क्या होता है? एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, और उस रिंग के फॉर्मेशन होने की वजह से स्टेबिलिटी जो है कंपाउंड की बढ़ जाती है। क्लियर है सभी को? तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, काफी इजी है। और एक बात और, किलेशन हमेशा एक बंद रिंग में होता है। आप देख सकते हैं जैसे ही लोन पेयर यहाँ डोनेट होंगे, ये रिंग अब बंद हो चुकी है, ये अंदर से पूरी पैक हो चुकी है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन चुकी है। तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान रखना, रिंग का फॉर्मेशन हमेशा साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है। तो जहां भी साइक्लिक स्ट्रक्चर देखे वहां पर आपको कह देना है कि यहाँ पर किलेट का फॉर्मेशन होगा, रिंग का फॉर्मेशन होगा, और किलेट के फॉर्मेशन होने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नाउ नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइडेंटेड तो चाहिए, ट्राई भी हो सकता है, हेक्सा भी हो सकता है। इस तरह से यहाँ पे किलेट के रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो ओलेफिन क्या होता है। ओलेफिन की कहानी तो सुन ली ना, वो मजाक वाली। अब देखो ओलेफिन होता क्या है। ओलेफिन क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखा है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन मेटल आयन, जैसे कि प्लेटिनम हो गया, आयरन हो गया, पैलेडियम हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया। इनका एक्वस सॉल्यूशन एब्जॉर्ब हो जाता है ओलेफिन के साथ। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा है कैन एब्जॉर्ब ओलेफिन, और ओलेफिन का मतलब है ऑयली सब्सटेंस। ठीक है, नाम से पता लग रहा, ओले, ऑयली। ठीक है, तो ओलेफिन का मतलब होता है ऑयली सब्सटेंस, जैसे कि इथाइलिन। और इनके साथ एब्जॉर्ब होने से वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस हमें मिलते हैं। ठीक है, तो सीधी सी डेफिनेशन है ओलेफिन की, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है प्लेटिनम, आयरन, पैलेडियम, मरकरी, सिल्वर, किसी का भी एक्वस सॉल्यूशन हो, वो एब्जॉर्ब हो जाता है ओलेफिन के साथ, और हमें मिलता है एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट इज एरोमेटिक कॉम्प्लेक्सेस। एरोमेटिक से आप समझते होंगे, एरोमेटिक का मतलब होता है एक रिंग। सो दिस इज अ रिंग, और इसके साथ यहां पर इस HCl ने बनाया इस तरह से कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो दिस इज एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स। यहां पर आपको लिखा है फॉर्म बाय इंटरैक्शन ऑफ मेटल आयन एज ए एक्सेप्टर विथ एरोमेटिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो मेटल आयन है ये एज ए एक्सेप्टर काम करेगा विथ एरोमेटिक मॉलिक्यूल। दिस इज द एरोमेटिक मॉलिक्यूल और ये मेटल आयन। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेशन होता है। दो लाइन आपको याद रखनी है, ये एग्जाम्पल आप लिख दोगे, इस तरह से आप बना दोगे तो आपके लिए ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा। चलिए, अब यहाँ पर आपको दे रखे हैं तीन तरह से।
एरोमेटिक वाले जो होते हैं वो 3 तरह से होते हैं। सबसे पहला है सिग्मा, दूसरा है पाई, तीसरा है सैंडविच। मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने देखा इनऑर्गेनिक, जहां पर हमने प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में जाना, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जाना। सेकंड किलेट, जहां पर किलेशन के बारे में जाना। थर्ड ओलेफिन, ओलेफिन का मैंने आपको बताया एक्वस सॉल्यूशन के बारे में। फोर्थ एरोमेटिक, जहां पर एरोमेटिक रिंग की रिएक्शन या वी कैन से टॉलिन की रिएक्शन, बेंजीन के ऊपर CH3 को हम टॉलिन बोलते हैं, तो टॉलिन की रिएक्शन हमने क्या किससे कराई, HCl से कराई। फिर इसमें भी 3 तरह से है ये, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा इस तरह से होता है सिग्मा, फिर पाई, और एक होता है सैंडविच। तो 3 तरह से होता है सिग्मा पाइंट सैंडविच। यहां पर आप लिख सकते हैं एरोमेटिक आर द 3 टाइप्स, सिग्मा, पाई, सैंडविच। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने दिया भी हुआ है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सैंडविच बॉन्ड। अब जो सैंडविच बॉन्ड होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये फेरोसिन है। क्या है ये, फेरोसिन। और यहां पर आपको दिख रहा है दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक। तो यहां पर क्या होता है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डेफिनेशन सैंडविच में, दीज आर रिलेटिव स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग इन द डीलोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्ड। यहां पर क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, रेजोनेंस तो होगी, ठीक है। तो यहां पर डी ऑर्बिटल का एलिमेंट ले रखा है मैंने, जो कि है आयरन, ठीक है। आयरन एलिमेंट जो है डी ऑर्बिटल का एलिमेंट है, आपने पढ़ा होगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में। तो ये जो होता है डी ऑर्बिटल का होता है, और यहाँ पर वैकेंट साइड भी होती है, खाली जगह भी होती है। तो खाली जगह तो होनी चाहिए तभी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इस तरह से आपको ये दे रखा है सैंडविच। सैंडविच का मतलब आप समझते हो ना, ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, और बीच में आपकी स्टफिंग। तो इस तरह से ये बन गया सैंडविच। चलिए, तो हमने पहला क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने देखा इनऑर्गेनिक टाइप, किलेट, ओलेफिन एंड एरोमेटिक। नेक्स्ट इज ड्रग कैफीन कॉम्प्लेक्स, पॉलीमर, पिक्रिक एसिड, क्वीन हाइड्रोन। चलिए इसको देखते हैं, जो कि है OMC में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रग कैफीन कॉम्प्लेक्स से। ड्रग कैफीन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, मैं आपको बताता हूं, वेट। यहां पर आप देख सकते हैं ड्रग कैफीन कॉम्प्लेक्स। तो ड्रग कैफीन कॉम्प्लेक्स की सीधी सी डेफिनेशन है, ड्रग्स सच एज बेंजोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन। ड्रग्स कौन सी हो सकती है, ड्रग्स हो सकती है जैसे बेंजोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन। और यहां पर ये तीनों ड्रग या तीनों में से कोई भी एक ड्रग कॉम्प्लेक्स बनाएगी कैफीन के साथ, ठीक है। तो कैफीन क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स बनाने वाला एजेंट, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हो गया ये। तो ये कैफीन जो है ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, और ये जो है ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और ड्रग कौन सी हो सकती है, ड्रग हो सकती है बेंजोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन, कोई सी भी ड्रग हो सकती है। और कैफीन जो एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है वो इन ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कई सारे कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखा रखा है, आपको बनाना नहीं है, चलेगा इतना, ठीक है, ये लाइन भी चलेगी आपको। चलिए, अब यहां पर आपको दूसरा दे रखा है क्वीन हाइड्रोन टाइप। हमने टाइप्स देखे ना वहां पे, मैं आपको बार बार बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है ड्रग कैफीन कॉम्प्लेक्स, जो हमने देख लिया कि ड्रग हो सकती है प्रोकेन, बेंजोकेन, टेट्राकेन, और उसके साथ कैफीन जो है एक तरह से कॉम्प्लेक्स बनाने वाला एजेंट है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाने वाला एजेंट जब भी हम ड्रग में डालेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो आगे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स। सेकंड है आपका पॉलीमर टाइप, पिक्रिक एसिड और क्वीन हाइड्रोन। अब कोई भी एक उठा लेते हैं, हम क्वीन हाइड्रोन उठा लेते हैं, फिर ये उठा लेंगे, फिर ये उठा लेंगे। चलिए, तो क्वीन हाइड्रोन को समझते हैं। क्वीन हाइड्रोन काफी इजी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 फॉर्म आपको दे रखी है, एक फॉर्म है हाइड्रोक्विनोन और एक फॉर्म है बेंजोक्विनोन। और ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती है। हाइड्रोक्विनोन से बेंजोक्विनोन बन सकता है, और बेंजोक्विनोन से हाइड्रोक्विनोन वापस बन सकता है। और यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना सा है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, यहाँ पर लगा है OH, यहाँ पर लगा है OH। और अगर हाइड्रोजन यहाँ से मैं निकाल दूं, अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज करवा देते हैं, H+ की फॉर्म में निकाल देते हैं,
तो ये ऑक्सीजन जो है अकेला रह जाएगा, और ये अकेला रह जाएगा तो बना लेगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये जो हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन वाला हेड एड है, ठीक है, तो दिस इज हाइड्रोक्विनोन। तो हाइड्रोक्विनोन को बेंजोक्विनोन में फटाफट हम कन्वर्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन हटा के। तो दिस इज हाइड्रोक्विनोन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहां से जैसे ही हाइड्रोजन हटा दोगे ये ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बना लेता है, और अब इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे बेंजोक्विनोन, क्योंकि बेंजीन है तो बेंज और ये क्विनोन, सो बेंजोक्विनोन। Okay, so hydroquinone converted into benzoquinone and benzoquinone is again converted into hydroquinone। ये साइकिल चलती रहती है और ये हमें देखने को मिलता है क्वीन हाइड्रोन टाइप में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड जैसे कि मैंने आपको बताया था बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में कि जो आपकी फिनॉल की स्ट्रक्चर होती है, उस फिनॉल की स्ट्रक्चर में अगर आप ऑर्थो पे NO2, पेरा पे NO2 और वापस ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा दोगे तो तीन तीन NO2 लगाने, ऑर्थो, पेरा और ऑर्थो के सामने वाली ऑर्थो। तो ऑर्थो, पेरा, ऑर्थो पे तीन NO2 ग्रुप लगाने से ये स्ट्रक्चर जो है अब कहलाएगी आपकी पिक्रिक एसिड। मतलब फिनोल के ऊपर ऑर्थो, पेरा, ऑर्थो पोजीशन पे तीन NO2 ग्रुप लगाने से ये स्ट्रक्चर आपकी कहलाती है पिक्रिक एसिड। और ये जो स्ट्रक्चर एसिड होती है ये मोस्ट एसिडिक स्ट्रक्चर होती है। जो पिक्रिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, मोस्ट एसिडिक होती है, क्योंकि यहां पर तीन तीन NO2 लगे हुए हैं। क्लियर है आप सभी को। तो देखो आपको दो कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले आपको बता रखा है कि जो पिक्रिक एसिड है यह पिक्रिक एसिड काफी ज्यादा एसिडिक होता है। यहाँ पर आपको लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड, पिक्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर आपको दो कंडीशन बता रखी है कि अगर ये पिक्रिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये पिक्रिक एसिड अगर वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, लिख लीजिएगा आप, अगर ये पिक्रिक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो है कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा है फॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है, OMC, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, तभी उसी का सब टाइप है ये। अगर ये पिक्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो बनाएगा उसे हम कहेंगे ब्यूटेसिन। क्या फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, एक तरह से ब्यूटेसिन का फॉर्मेशन होगा। अगर एक रिएक्शन है उसमें ऐसा ही होता है कि जो हमारा पिक्रिक एसिड है उसके रिएक्शन जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराएंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन तो आपको क्लियर होगी पिक्रिक एसिड की वीक बेस के साथ, तो यहां पर बनेगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। फिर आपने यहाँ पे देखा जो पिक्रिक एसिड होता है अगर वो कंबाइन होता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो वो बनाता है ब्यूटेसिन, जो कि एक लोकल एनास्थेटिक है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं जब पिक्रिक एसिड कंबाइन होता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो वो बनाता है सोल्ट। क्योंकि देखो एक तो एसिड है पिक्रिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक बेस है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एसिड और बेस क्या बनाते हैं, सोल्ट ही बनाते हैं। तो सोल्ट में हमने एक देखा ब्यूटेसिन, सीधी सी बात है, एक एसिड है एक बेस है और एसिड और बेस मिलके दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब दोनों मिलेंगे तो एक सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर उस सोल्ट का नाम हमने दे रखा है कि ब्यूटेसिन का हो गया, हमने मान लिया। तो ब्यूटेसिन क्या है, एक लोकल एनास्थेटिक है। अब ये लोकल एनास्थेटिक क्या होता है वो आपको मतलब नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जैसे एक लोकल एरिया में अगर आपको सर्जरी करनी होती है, जैसे दांतों की सर्जरी होती है, तो वहाँ के एरिया को सुन करने के लिए, सुन का मतलब होता है वहाँ के नर्व कंडक्शन को बंद करने के लिए लोकल एनास्थेटिक यूज होता है। लोकल सर्जरीज में, सर्जरी तो नहीं बोलेंगे, लोकल एरिया में अगर हम कुछ कर रहे हैं दांतों वगैरह को निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका पिक्रिक एसिड टाइप, कैफीन भी हो गया। अब लास्ट आपका रह गया है पॉलीमर टाइप। पॉलीमर में सीधा सा है, आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि इथीन, इथीन एक मोनोमर है। और अगर ऐसे कई सारे इथीन मिल जाएं, इथीन 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 इथीन, तो हम उसे क्या कहेंगे, पोली फॉर्म कहेंगे उसकी। पोली का मतलब बहुत सारे, तो यहां पे बनेगा पोली इथीन, ठीक है। अगर कई सारे इथीन मिल जाए तो पोली इथीन। तो वही कहानी है, कई सारे मोनोमर मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं, तो कई सारे इथीन मिलके
एक पॉलीइथीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉलीइथीन। ठीक है, तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। मेनी फार्मास्यूटिकल एडिटिव जैसे पॉलीइथीन हो गया, ठीक है, या फिर आप बोल लो पीईजी हो गया, सीएमसी हो गया, ये सब क्या करते हैं? एक न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन रखते हैं। जब आप इनकी स्ट्रक्चर देखोगे तब आपको पता लगेगा। और ये जो है कई सारी ड्रग्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना पॉलीइथीन, ये पॉलीइथीन जो है कई सारी ड्रग्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। और हम पढ़ भी क्या रहे हैं? कॉम्प्लेक्सेशन, उसका क्लासिफिकेशन, क्योंकि बनाना तो कॉम्प्लेक्स ही है। तो इस तरह से ये पॉलीमर टाइप होता है। तो हमने देखे दो, कहाँ गए? हाँ जी, तो हमने देखे दो। सबसे पहला मेटल कॉम्प्लेक्स, उसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स में हमने देखा ड्रग कैफिन एंड पॉलीमर, पिक्रिक एसिड, क्विनाइड्रोन। अब नेक्स्ट है आपका इंक्लूजन कंपाउंड। इंक्लूजन कंपाउंड काफी इजी है, यहाँ पर आपको दे रखा है चैनल, लेयर, क्लेथरेट, मोनो। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ। समझने का है, सिर्फ दो दो लाइन लिखनी है आपको, कुछ भी नहीं है। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ज्यादा टाइम में समझाया, इसको तीन तीन बार रिवाइज कराया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा है इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल रखी है, थर्ड इज इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस। और इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? एक होता है हमारे पास गेस्ट गेस्ट मॉलिक्यूल। और ये जो गेस्ट मॉलिक्यूल होता है, ये गेस्ट मॉलिक्यूल ट्रैप होता है होस्ट सेल में। यहाँ पर जो आपको एक गड्ढा टाइप मैंने बना रखा है, ये जो गड्ढा मैंने बना रखा है ये होस्ट सेल है। तो आपको याद रखना है कि गेस्ट मॉलिक्यूल कहाँ पे आके ट्रैप हो जाता है। ट्रैप का मतलब बंद हो जाता है। जैसे ये गेस्ट मॉलिक्यूल है, ये गेस्ट मॉलिक्यूल आगे बढ़ा तो यहाँ पर गिर जाएगा। तो ये गेस्ट मॉलिक्यूल क्या हो गया? ट्रैप हो चुका है, बंद हो चुका है, यहाँ पर रुक चुका है। और ये गेस्ट मॉलिक्यूल कहाँ पर आके रुका? होस्ट सेल के अंदर। तो इसे हम कहते हैं इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा भी हुआ है, दिस कॉम्प्लेक्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्लूजन कंपाउंड इन विच वन ऑफ द कंपाउंड इज ट्रैप्ड। एक कंपाउंड ट्रैप्ड होने वाला होता है, और जो कंपाउंड ट्रैप्ड होने वाला होता है उसे हम कहते हैं गेस्ट मॉलिक्यूल, क्योंकि ये गेस्ट मॉलिक्यूल ही यहाँ पर आके ट्रैप्ड होता है। किस जगह पे ट्रैप्ड होता है? उसे हम कहते हैं होस्ट सेल, या फिर आप बोल सकते हो ओपन लेटिस। तो वन मॉलिक्यूल इज ट्रैप्ड, जो मॉलिक्यूल ट्रैप्ड होता है उसे हम कहते हैं गेस्ट गेस्ट मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल ट्रैप्ड होता है कहाँ पर? ट्रैप्ड होता है होस्ट सेल में, या फिर आप कह सकते हैं ओपन लेटिस में। ठीक है, और यहां पर ये एक तरह से केज लाइक स्ट्रक्चर है, पिंजरा। ठीक है, जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल जो है आके इंट्रैप्ट हो जाता है। और एक बात और ध्यान रखना कि इसे हम कहते हैं नो बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। नो बॉन्ड कॉम्प्लेक्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी बॉन्ड नहीं दिख रहा। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ बॉन्ड, सो कॉल्ड नॉन बॉन्ड कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो ये था इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। अब इसमें आपको टाइप्स दे रखे हैं, जैसे क्लेथरेट। तो क्लेथरेट में क्या होता है? वही सेम कंडीशन है। यहाँ पर जो गेस्ट मॉलिक्यूल होता है वो होस्ट में कैद हो जाता है। आप देख सकते हैं ये ऊपर ब्लैक कलर से जो मैंने बना रखा है ये होस्ट है, और ये नीचे जो भी मैंने बना रखा है ये भी होस्ट है। और इस होस्ट के बीच में ये जो मैंने आपको बना रखा है ये गेस्ट मॉलिक्यूल है। तो ये गेस्ट मॉलिक्यूल जो है, ये वाला एरो करके मैंने बता रखा गेस्ट मॉलिक्यूल, ये गेस्ट मॉलिक्यूल जो है फंस चुका है। और ये कहाँ पर फंसा है? ये होस्ट के बीच में आके फंसा है। ये होस्ट जो ब्लैक कलर से बता रखे हैं इसके बीच में आके फंस गया। तो ये जो पहला वाला है इसे हम कहते हैं क्लेथरेट। ओके, सेकंड इज चैनल लेटिस टाइप। अब हमें करना क्या है? हमें हर चीज में वही करना है, गेस्ट को जो है ट्रैप करवाना है, फंसाना है। ये जो गेस्ट मॉलिक्यूल है ना, इसको ट्रैप करना है। किसमें ट्रैप होगा? होस्ट की सेल में ट्रैप होगा। अब अलग अलग तरीके हैं। नेक्स्ट है चैनल लेटिस। चैनल में क्या होता है? इस तरह से बड़े बड़े चैनल्स आपको बनाने हैं, लंबे लंबे, इस तरह से लॉन्ग चैनल्स, इस तरह से लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको बीच में यहाँ पे बताना है कि यहाँ पर ये जो है दिस वन, वेट ए मिनट, दिस वन, ये जो आपको अंदर दिख रहे हैं दिस वन इज ए गेस्ट मॉलिक्यूल, जो कि इंटरप्ट हो चुके हैं, फंस चुके हैं। और ये जो लंबे लंबे हैं ये होस्ट मॉलिक्यूल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लेयर टाइप। अब लेयर टाइप काफी इजी है, हैंडमेड डायग्राम में आपको बना के दिखा देता हूं। इस तरह से आपको लेयर्स बनानी है, बना दोगे
और लेयर्स के बीच में आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से गेस्ट मॉलिक्यूल को इंटरप्ट करना है, ट्रैप करना है। ये जो है गेस्ट मॉलिक्यूल है, जो मैंने पर्पल कलर से बनाया गेस्ट मॉलिक्यूल, और ये गेस्ट मॉलिक्यूल जो है ट्रैप हो चुके हैं, यहाँ पर फंस चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गेस्ट मॉलिक्यूल इस तरह से फंसते हैं। तो ये हो गया आपका लेयर, क्योंकि यहाँ पे मैंने बनाई लेयर। नेक्स्ट इज मोनोमोलिकुलर। मोनोमोलिकुलर में आपने क्या करना है, इस तरह से आपने अरेंजमेंट बनाना है, इस तरह से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अरेंजमेंट बना के आपने बीच में यहाँ पे बता देना है कि ये गेस्ट मॉलिक्यूल है जो कि फंस गया, और इस तरह से आपने डिजाइन बनानी है। आपको ये स्ट्रक्चर नहीं बनानी है, आपको सिर्फ डिजाइन बनानी है इस तरह से। और यहाँ पे आपको बता देना है कि ये गेस्ट मॉलिक्यूल है और ये होस्ट सेल है बाहर वाली। नेक्स्ट इज मैक्रोमोलिकुलर। मैक्रोमोलिकुलर में आपको ये डायग्राम याद रखना है, ये वाला, सिर्फ ये वाला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये वाला याद रखना है, जहां पर आपको बताना है कि ये जो अंदर ब्लैक डॉट्स हैं ये है गेस्ट मॉलिक्यूल जो कि फंस चुके हैं, और ये जो है बाहर की स्ट्रक्चर आपको ऐसे याद रखना है, उल्टी बकेट, उल्टा कर देना है बकेट को इस तरह से। वेट ए मिनट, ये बकेट बन गई उल्टी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर OH 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 COCH2 CH2OH, और यहाँ पर आपको गेस्ट मॉलिक्यूल को ट्रैप करना है। तो ये था आज का आपका लेक्चर, जहां पर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन होता क्या है, कॉम्प्लेक्सेशन के एप्लीकेशन क्या है, कॉम्प्लेक्सेशन हमें क्यों बेनिफिट होता है कॉम्प्लेक्सेशन से, मेटल पॉइजनिंग में कॉम्प्लेक्सेशन का क्या रोल है, और सबसे मेन तो हमने देखा कॉम्प्लेक्सेशन की क्लासिफिकेशन। काफी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में क्वेश्चन पक्का रहता है ये लगभग हर अल्टरनेट ईयर्स में। ये रहा आपका कॉम्प्लेक्सेशन का क्लासिफिकेशन, काफी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लेक्सेशन काफी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन काफी इंपॉर्टेंट, मतलब आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा आइडेंटिफिकेशन करना, मतलब कॉम्प्लेक्स बना है या नहीं बना हमें पता करना है, मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट्स मिलती है। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो दबा के जाओ, और प्लेलिस्ट चेक करो और लेक्चर्स के लिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।